हम जिनके प्रेरक प्रवचन को सुनने के लिए उत्सुक हैं, ऐसे हमारे गुजरात के महामहिम राज्यपाल को अपने प्रेरक उद्बोधन के लिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ आमंत्रित करता हूं अपने मंगल और प्रेरक प्रवचन के लिए। वेलकम सर। ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति। महर्षि दयानंद सरस्वती स्मारक गुरुकुल सूपा के शताब्दी महोत्सव पर मंच पर उपस्थित अभी जिन्होंने अपने हृदय स्पर्शी विचारों से हम सबको लाभान्वित किया है, ऐसे गुजरात प्रदेश के मुख्य रूप से सूरत से पधारे आदरणीय श्री गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया जी, प्रसिद्ध उद्योगपति आदरणीय श्री लवजी भाई डूंगर भाई बादशाह जी, आदरणीय श्री लालजी भाई तुलसी भाई पटेल जी, डाया भाई भीखा भाई पटेल जी, माननीय श्री भावेश भाई नागिन भाई पटेल जी, माननीय श्री प्रेमचंद भाई प्रभोमल लालवाणी जी, महानुभाव खेडूत बंधुओं, गुरुकुल परिवार से जुड़े हुए सभी सम्मानित भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आज मुझे आपके बीच में इस गुरुकुल की स्थापना के जहां 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। गुरुकुल प्रणाली भारत में पूर्ण रूप से मुगल शासन और अंग्रेजों के राज्य के समय समाप्त हो गई थी। हमारा भारत आदिकाल से गुरुकुलीय परंपरा से शिक्षा के केंद्र यहाँ रहे हैं, लेकिन मुगलों ने उस गुरुकुल परंपरा को पूर्ण रूप से नष्ट किया। उसके बाद अंग्रेजों ने जो लोग गुरुकुलों में दान देते थे, उद्योगपति सहयोग देते थे, उनको बंद कराया और भारत की उस परंपरा को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन इस गुजरात की धरती को मैं नमन करता हूँ कि जिसने समय समय पर बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म दिया है। उस परंपरा में 1824 में गुजरात के छोटे से गांव टंकारा मोरवी के पास एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था मूल शंकर। उनके पिताजी शंकर के पुजारी थे। बालक को ईश्वर प्राप्ति की बहुत गहरी दृढ़ इच्छा थी। माता पिता उस बालक का विवाह करके गृहस्थ में बांधना चाहते थे, लेकिन मूल शंकर ने कहा कि मैं तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जन्म लेके आया हूँ, दुनियादारी के बंधनों में नहीं रहूँगा। और एक दिन रात को उन्होंने घर चुपके से छोड़ दिया और घर से भाग गए, निकल गए, वापस नहीं आए। ज़्यादा उनका कार्यकाल उत्तर भारत में, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वो जो उत्तर भारत है, उसमें उन्होंने
मथुरा में एक अंध गुरु विरजानंद से विद्या प्राप्त की। महाविद्वान बनने के बाद गुरु ने उनसे दक्षिणा मांगी कि बेटे तुम मेरे पास पढ़ कर के जा रहे हो तो गुरु दक्षिणा दे करके जाओ। तो उन्होंने कहा गुरु जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जिस एक व्यक्ति ने उनके रहने भोजन का प्रबंध किया हुआ था उनसे कुछ लौंग लेकर के वो आए और गुरु जी को लौंग ही दक्षिणा में दी। तो गुरु जी ने कहा बेटे मुझे ये नहीं चाहिए। तो उस समय उनका नाम स्वामी दयानंद पड़ चुका था, सन्यास धारण कर चुके थे। उन्होंने सोचा मेरे गुरुजी लालच कर रहे हैं, मेरे से किसी धन की इच्छा कर रहे हैं और मेरे पास तो पहनने के कपड़े भी नहीं, वो भी लोग दानी मेरे को देते हैं। भोजन का प्रबंध भी दानी लोग उनका करते थे पढ़ाई के समय। तो स्वामी दयानंद ने गुरु विरजानंद के सामने चरण छू करके प्रणाम करते कहा गुरुजी मेरे पास मेरे इस तन से ज्यादा कुछ मेरे पास नहीं है। तो गुरु विरजानंद ने कहा बेटे मुझे तेरे धन की जरूरत नहीं है, मुझे भी तेरे तन की ही जरूरत है। और गुरु को सामने कहा गुरु जी ये तो समर्पित है। तो अंध गुरु विरजानंद ने कहा मेरे बेटे इस समय भारत देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में छटपटा रहा है। भारत की संस्कृति सभ्यता मुगलों द्वारा नष्ट कर दी गई है। लोग अज्ञान में डूबे हुए हैं, वेदों को भूल चुके हैं, अनेक प्रकार की कुरीतियां समाज में छाई हुई हैं। बस मैं यही चाहता हूं कि वेदों का पुनः उद्धार करो, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करो, भारत की संस्कृति और सभ्यता की पुनर्स्थापना करो। यही दक्षिणा में मैं आपसे चाहता हूं। भाई और बहनों वो दिन था स्वामी दयानंद ने गुरु विरजानंद को वचन दिया और सन्यासी बनकर के वेदों का प्रचार पूरे देश में करने के लिए निकल पड़े। और उसी दौरान उन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज रूपी संस्था की स्थापना की। उस संस्था के अंदर अनेक बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने प्रवेश किया, बड़े बड़े प्रचारक पैदा हुए, बड़े बड़े लेखक पैदा हुए, बहुत विद्वान लोग आए। और उनमें एक महापुरुष आया जिसका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद भारत के पहले वो स्वामी दयानंद के शिष्य थे जिन्होंने गुरुकुल परंपरा जो समाप्त हो गई थी, भारत में पहले गुरुकुल की स्थापना 1902 में गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार गंगा के पार की। किसी ने अपने बच्चे वहां पढ़ने के लिए नहीं भेजे क्योंकि वहां दिन में शेर घूमते थे, हाथी घूमते थे, जंगली जानवर थे। रहने को वहां मकान नहीं थे, झोंपड़े बना करके गुरुकुल उन्होंने शुरू किया, घास फूस का झोंपड़ा। जब किसी ने कोई बच्चे नहीं भेजे तो स्वामी श्रद्धानंद जब गृहस्थ आश्रम में थे तो उनके 2 बेटे थे। एक का नाम था हरिश्चंद्र, एक का नाम था इंद्र। वो गुरुकुल परंपरा को इस देश में दोबारा जिंदा करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को शिष्य बनाया और खुद उनके आचार्य गुरुजी बन गए। 3 पिता पुत्रों ने मिलकर के गुरुकुल को शुरू किया। और जब वो बालक अच्छे योग्य विद्वान हुए, उस गुरुकुल का वार्षिक उत्सव, जैसे आज आप सूपा के इस गुरुकुल में बैठे हैं,
उन दिनों आर्य समाज का बहुत उत्तर भारत में प्रचार हुआ। ऋषि दयानंद के बहुत शिष्य बने, क्योंकि ऋषि दयानंद राष्ट्रवादी सन्यासी थे। वो इस देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे थे। 1857 की क्रांति में बीज बोने का काम उन्होंने किया था और उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारी भी उनसे समय समय पर प्रेरणा लेते रहे। ऐसे उत्सव में उन दोनों बच्चों ने जब अपना भाषण प्रवचन दिया, वेदों के मंत्र सुनाए, गीता और प्राचीन ग्रंथों की लोगों से परिचय कराया, तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ आई और सब ने कहा कि यदि तुम ऐसे ही बालकों का निर्माण करना चाहते तो हम सब अपने बच्चों को आपको यहाँ देंगे। और भाई और बहनों, उस गुरुकुल में कोई बच्चों को नहीं भेजता था, वहाँ लाइन लग गई और आप जैसे भले लोगों ने अपने अपने बच्चे गुरुकुल में भेजे। और वो गुरुकुल इतने बड़े बड़े विद्वान उसने पैदा किए, बड़े बड़े पत्रकार पैदा किए, क्रांतिकारियों को बनाने वाले पैदा किए, देश की आज़ादी के वीर सिपाही पैदा किए। वो एक बहुत लंबा विषय है, उसकी चर्चा न करते हुए, पहला भारत में लुप्त परंपरा के बाद 1902 में गुरुकुल कांगड़ी स्थापित हुआ और दूसरा गुरुकुल 13 अप्रैल 1912 को गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जिसको पिछले 42 साल से साहब ने जैसा कहा गोविंद भाई ने, उसका संचालन का दायित्व तो मैं खुद संभाले हुए हूँ। और 13 अप्रैल 1916 को उन्होंने गुरुकुल इंद्रप्रस्थ दिल्ली में स्थापित किया और 1924 में गुरुकुल सुपा, जिसमें हम बैठे, ये स्थापित किया। और इस बीच में बेटियों के बेटों के बहुत गुरुकुल उन्होंने भारत के उत्तर भारत में खुलवाए, जिनमें शिक्षा का प्रचार हुआ। अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति हमारी समाप्त कर दी थी, बेटियों को कोई पढ़ाता नहीं था, बेटियों की पुत्री पाठशालाएं चलाई गई, बेटियों के गुरुकुल स्थापित किए गए, डीएवी मूवमेंट चालू हुआ, जिसमें आज डीएवी के पास आर्य समाज में 1000 स्कूल, कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज हैं इस समय, जिनमें 20-25 लाख देश के बेटे बेटियां पढ़ते हैं। गुरुकुलों की परंपरा चली। उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या था? संस्कारित युवाओं का निर्माण, देशभक्त बेटे बेटियों का निर्माण, पढ़ाई में वो योग्य बने और स्वास्थ्य से वो बलवान बने और देश की आज़ादी और समाज के उत्थान में काम आए। ये मुख्य मिशन इन गुरुकुलों की स्थापना का था। जिस सुपा गुरुकुल में आज हम बैठे हैं, मेरे को इसके इतिहास की जानकारी आदरणीय शास्त्री जी ने दी और उनके द्वारा मुझे पूरी जानकारी मिली। मैं दूसरी बार शायद यहाँ पर आया हूँ। इस गुरुकुल में महात्मा गांधी जी आए हैं, यहाँ रविशंकर महाराज आए हैं, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगमन हुआ, यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का आगमन हुआ। भाई और बहनों, इतना प्रतिष्ठित ये गुरुकुल एक काल में रहा है जहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ पर तैयार हुए। आज मुझे प्रसन्नता ही कुछ लोगों को यहाँ मेरे हाथ से सम्मानित करने का मुझे सौभाग्य मिला है। कोई अमेरिका में है, दूसरे देश में है और कितने प्रबुद्ध लोग हैं और संभवतः आप उन सब से संपर्क ही नहीं कर पाए। उस काल के कितने बड़े बड़े योग्य लोग यहाँ से पैदा हुए हैं। मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करने आया हूँ कि ये गुरुकुल परंपरा, जैसा आदरणीय गोविंद भाई
ढोलकिया जी ने विचार रखे हैं। ये भारतीय हिंदू संस्कृति को बचाने वाली संस्थाएं थी। हमारी वेदों की संस्कृति जो लुप्त प्राय आज युवा पीढ़ी से हो रही, उसको पुनर्जीवित करने की परंपरा थी। यहाँ पढ़े लिखे बालक माता पिता के बुढ़ापे की गारंटी होते थे। यहाँ के बालक अच्छे समाज के निर्माण की गारंटी बनते थे। गुजरात जैसे प्रदेश में इस संस्था को पुनः बुलंदियों पर पहुंचाना हम सब का कर्तव्य है। हम चाहते हैं कि यहाँ, जैसे गोविंद भाई जी ने बताया, उनका भतीजा यहाँ पढ़ता था, अब इनके पोते पोतियाँ पढ़ने के लिए यहाँ आए, ऐसी व्यवस्था हमने करनी चाहिए। और ये असंभव नहीं है, ये संभव है। आपकी जानकारी के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र की स्थिति, जो कभी वो भी इसी की तरह बुलंदियों पे था, ये संस्थाएं भाई और बहनों इन दीवारों से नहीं चलती, भवनों से नहीं चलती, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व से चलती हैं। कौन व्यक्ति की सोच को लेकर के आया है, वो कौन कितना परिश्रम और मेहनत करता है, उससे चलती हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र 1981 में मैंने संभाला था। उस समय मेरी 21 साल की आयु थी जब मेरे को उस गुरुकुल का प्रधान आचार्य बनाया गया। भाई और बहनों, उस समय वहाँ 10-12 ही छात्र रह गए थे, आपके यहाँ तो ज़्यादा हैं, 10-12 बच्चे। और वो भी ऐसे लोग भेजते थे जो पड़ोसी भी जिनसे दुखी थे। इतने बिगड़े हुए बच्चे, पड़ोसी भी दुखी थे। और जिसका बच्चा खराब होता उसको डराते थे, ठीक हो जा नहीं तो आचार्य जी के पास छोड़ आएंगे। ये तरीका लोगों का था। 10-12 बालक। हमारे पास भी वहाँ 200 एकड़ ज़मीन है, जैसे आपके यहाँ सैकड़ों एकड़ है। उस ज़मीन पर लोगों ने कब्जे कर लिए थे। भवन छोटा सा था, वो टूट करके खंडर हो गया था। लेकिन आज आपको लंबी चर्चा नहीं मैं करूँगा, क्योंकि गोविंद भाई ढोलकिया जी मेरे निवेदन पर अभी अक्टूबर में मेरे ख्याल में हम जाके आए, दिवाली से पहले। आप मेरे आग्रह पर उस गुरुकुल को आपने देखा है। आप ये मत सोचें, यहाँ के संचालकों को मैं विशेष निवेदन करता हूँ। डाया भाई भले आदमी हैं, भावेश भाई बहुत एक्टिव और इस इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और इनकी अन्य मैनेजमेंट की टीम बहुत अच्छी है। इनको निराश नहीं होना। मैंने शास्त्री जी से निवेदन करके इन सब को गुरुकुल कुरुक्षेत्र दिखाया है। ये लोग वहाँ जाके भी आए हैं। अब भावेश भाई जी भी अभी अपने मित्रों के साथ और अपने मैनेजमेंट के प्रधान जी शायद उनके साथ जाके आए। मैंने खुद उस दिन में था, मैंने गुरुकुल उनको कुरुक्षेत्र दिखाया है। वो गुरुकुल जिसमें 10-12 बच्चे थे। ये बिल्डिंगें तो बहुत भव्य, वहाँ तो छोटी सी बिल्डिंग थी, छोटी ईंटों की मिट्टी में बनी, वो भी गिर गई थी। लोगों ने कब्जे कर लिए। आज मेरे उस गुरुकुल में ध्यान करो भाई और बहनों, 19 प्रांतों के 1500 बच्चे आवासीय रूप से पढ़ते हैं उसी गुरुकुल में। और आप ध्यान करो, आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट और बड़े अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा के गर्व मानते होंगे, लेकिन मेरे उस गुरुकुल में इस 1 साल की उपलब्धि बताता हूं मैं, इसी साल की। इस साल मेरे 14 बच्चे एनडीए में गए हैं, 14 बच्चे। 7 बच्चे मेरे आईआईटी में गए हैं, 4 बच्चे आईआईएम में गए हैं, 4 बालक नीट में गए हैं, और 17 बच्चे एनआईटीज में गए हैं। 1 साल की बात मैं कह रहा हूं। और इसका परिणाम पता क्या है? पिछले वर्ष मैंने 250 नए बच्चों को प्रवेश देने की जगह मेरे पास थी, और उसके लिए 11,500 बच्चे मेरी परीक्षा में बैठे हैं। ध्यान करो,
11,500 बच्चे गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए आए और मैंने 250 उनमें से छांट करके बाकी को कहा मेरे पास जगह नहीं है। वो गुरुकुल जिसमें 12 बच्चे थे, आज वहाँ इतने प्रवेश लेने के लिए आते हैं। तो आपको मैं केवल इसलिए बात कह रहा हूँ कि आप भी वो परंपरा, अब तो आपके सामने वो आदर्श है, उसको देख करके प्रेरणा ले सकते हैं और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं उस ढंग से डेवलप की जाएं। ये तो इतना अमीर प्रदेश है, मैं तो महागरीब प्रदेश में था और मैं खुद पता कैसे गुरुकुल चलाया मैंने। 22 वर्ष तक कोई सरकार का सहयोग नहीं था, कोई बड़ा, ये जो मंच पर बैठे ना भी इनका परिचय कराऊंगा मैं आपको। मैं हरियाणा प्रांत का रहने वाले हूँ, आपसे ज़्यादा मैं परिचित हूँ इन लोगों से। मेरे पास ऐसा दानी एक भी नहीं था। मैं स्वयं दिन में बच्चे पढ़ाता था और रात को गामड़ा में जाके 5 किलो 10 किलो 15 किलो चावल गेहूं मांगता था और उसको कंधे पे इकट्ठा करता था। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं होते थे मैं ट्रैक्टर ट्रॉली में या कोई टेम्पू करके उसको घर ले आऊं। किसी खेडूत का ट्रैक्टर मांगता था और उसमें रात को भरता था, फिर लेके आता था। ये काम मैंने 22 साल किया, 22 साल। और अब आप वहाँ देखेंगे इन लोगों ने, वो भावेश भाई ने, इन लोगों ने वहाँ बिल्डिंगें देखी हैं, एक यूनिवर्सिटी की तरह है। 350 वहाँ गायें हैं, हॉर्स राइडिंग के लिए घोड़े हैं, स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए शूटिंग रेंज है, बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, नेचुरोपैथी का सेंटर है। और वो 200 एकड़ ज़मीन कब्जे से छुड़ा करके अब उसमें मैं प्राकृतिक खेती का एक मॉडल फार्म वहाँ बनाया है। सारे देश और दुनिया के लोग वहाँ देखने के लिए आते हैं। राष्ट्रपति जी वहाँ गए हैं, पूरे भारतवर्ष के गवर्नर्स, मंत्री, माननीय अमित शाह जी वहाँ जाके आए हैं। प्रधानमंत्री जी लोगों को भेजते हैं, जाके देख करके आओ। तो आप तो एक ऐसे अमीर प्रदेश में बैठे हो जहाँ एक ये जो मंच पर बैठे ना, अकेला ही इस गुरुकुल को चलाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन व्यवस्था ठीक बनाओ, इसमें इम्प्रूवमेंट करो, बच्चों की पढ़ाई का स्तर, रहने की, भोजन की व्यवस्था इतनी उन्नत हो कि लोग आएं और यहाँ अपने बच्चों को प्रवेश कराने के लिए लालायित हों। और यह संभव नहीं है। इसके लिए समर्पण चाहिए, इसके लिए ईमानदारी चाहिए, इसके लिए कठोर तपस्या और सद्भावना चाहिए। नीयत साफ तो मंजिल आसान अपने आप हो जाती है। यदि इस भावना से यहाँ काम किया जाए तो ये हमारे उन महापुरुष स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित संस्था, इतने बड़े बड़े लोग जिस संस्था ने पैदा किए, आज इस शताब्दी वर्ष पर हमने संकल्प लेकर के उठना है कि उत्तर भारत में जैसा कुरुक्षेत्र गुरुकुल चलता है, ऐसा ही गुरुकुल सूपा गुजरात की धरती पर पुनः विकसित होना चाहिए। इस सोच के साथ असंभव नहीं है, यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, सब लोग दाता यहाँ पर बैठे हैं। गोविंद भाई जी हमारे बीच में हैं, उन्होंने कहा राशि मेरे से क्यों बुलवाते हो, जितनी जरूरत है उतनी ले लेना। बताओ, इससे बड़े दानी आपको कहाँ मिलेंगे? आपकी जो आवश्यकता है वो पूरी करने वाले हैं। लवजी भाई बादशाह उनको बोलते हैं और वाकई वो, मैं इनसे बहुत परिचय में आया, ये बादशाह ही हैं। बेटियों को इस प्रदेश में जब गर्भ में ही मारने की परंपरा चली थी, भ्रूण हत्या, उसके खिलाफ इन्होंने जो मुहिम चलाई, पूरे देश में इनका नाम ऊंचा हुआ। इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया
उन बेटियों को पैदा होते ही उनके खाते बना दिए कि तुम इनके विवाह की पढ़ाई की चिंता नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हमारे पीस में हैं। लालजी भाई बड़े उद्योगपति हीरा के, ये वो लोग हैं जिनके द्वारा प्रदेश में कितने सामाजिक कार्य चलते हैं, कितने गरीब लोगों की आंखों के आंसू पोंछे जाते हैं। कहीं विधवाओं के विवाह की बात हो, कहीं बच्चों की पढ़ाई और समाज की उन्नति की बात हो। आज ये तीनों लोग आपने ऐसे मंच पर बुलाए हैं जिनसे मैं आते ही परिचय में आया था, और इनके पूरे वर्ष भर गोविंद भाई ढोलकिया पूरा परिवार राष्ट्र और समाज के कल्याण के कार्यों में समर्पित परिवार है। लवजी भाई, लालजी भाई, ये ऐसे लोग हैं जिन पर गुजरात नहीं अपितु पूरे भारत देश को गर्व है। जिन लोगों का जीवन सादगी भरा जीवन है और धार्मिकता से परिपूर्ण जीवन है, व्यसनों से मुक्त जीवन है, जिनका जीवन ही संदेश का काम करता है, जिनका धन का सदुपयोग ये लोक कल्याण और समाज के उत्थान के लिए करते हैं। और मुझे अभी शास्त्री जी ने बताया, विमल भाई पटेल निवासी ओणसी वर्तमान में अमेरिका में निवास करते हैं, अभी यजमान हमारे बीच में थे। 1 करोड़ रुपया उन्होंने मंच पर कहा कि जो आप प्राकृतिक खेती करवाते हो, गुरुकुल सूपा का जो फार्म है उसको प्राकृतिक खेती में परिणत करो, 1 करोड़ रुपया उसके लिए मैं भेजूंगा। अब इतने बड़े बड़े दानी लोग, और बाकियों को तो नाम मुझे नहीं बताया गया, नहीं तो इनमें मेरे को जो नाम दिए, श्री हसमुख भाई रामा जी, श्रीमती सुरेखा पटेल जी, चंद्रकांत भाई पटेल जी, श्री शंकर भाई गोपाल भाई पटेल जी अमेरिका से में निवास करते हैं, और कार्तिक भाई दिनेश भाई पटेल जी, ये भूतपूर्व विद्यार्थी यहाँ के बताए हैं, श्री अरुण भाई पटेल जी, श्री मिराज भाई समीर भाई पटेल जी, हसमुख भाई सीताराम भाई भक्त और मिनेश भाई प्रदीप भाई पटेल जी। पटेलों के बीच में अभाव रह जाए ये संभव हो ही नहीं सकता, यहाँ सब कुछ संभव होता है। तो ऐसे भले जो लोग यहाँ पर हैं, इनके रहते धन की कमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप यहाँ की व्यवस्थाओं को इतना सुदृढ़ बनाएं। और एक ज़माना पता क्या था, जो गुरुकुल कांगड़ी है वो हमारी सबसे बड़ी संस्था यूनिवर्सिटी थी वहाँ, और गुरुकुल कुरुक्षेत्र मेरे वाला और ये सूपा और इंद्रप्रस्थ, यहाँ 8वीं तक के बच्चे होते थे, 10वीं तक के। उसके बाद ये पढ़ने गुरुकुल कांगड़ी जाते थे। एक ऐसा परिवार जुड़ा हुआ था आपस में यहाँ का। तो ये परंपरा मेरे को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में रहते हुए जो अनुभव हैं, मैं उन अनुभवों का पूरा पूरा लाभ आपको दे सकता हूँ। हर तरह का सहयोग जैसा चाहे वो भी मैं दे सकता हूँ। आर्थिक रूप से तो मैं अमीर नहीं हूँ, मैं तो बच्चे पढ़ाने वाला गुरुजी रहा हूँ। अब पढ़ाने वालों पर पैसे बताओ कहाँ होते हैं, लेकिन फिर भी सुदामा के तंडुल के रूप में 5 लाख रुपया मैं भी इस हवन यज्ञ के लिए आपके बीच में भेजूंगा। आप सब से मेरा एक ही निवेदन है कि गुजरात की धरती पर ये पावन गुरुकुल पुनः फलता फूलता नजर आए। आपके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो समझो बहुत बड़ा संस्कारवान बन के जाएंगे। आर्य समाज वो संस्था रही है जिसने आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान दिया था। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, सरदार भगत सिंह जो था उसका जो पिता दादा थे अर्जुन सिंह, उनको जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार उनका स्वामी दयानंद से हुआ था।
और वो पूरा परिवार आर्य समाजी था, सिख होते हुए भी पूरा परिवार। और उसी के साथ राम प्रसाद बिस्मिल जिनको फांसी दी गई, लाला लाजपत राय जो मौत के घाट अंग्रेज ने उतार दिए थे, भाई परमानंद जैसे लोग, ऐसी बहुत बड़ी श्रृंखला थी जो लोग आर्य समाज के विचारों में पले और देश की आज़ादी के लिए काम आए। आज वही विचार दोबारा जिंदा होना चाहिए। मैं पूरे गुजरात में आजकल प्राकृतिक खेती का मिशन बढ़ा रहा हूँ। आज इतना समय नहीं है, फिर कभी उस विषय को आपके बीच में रखूँगा, लेकिन इतना ही मैं खेडूत बंधु यहाँ आए होंगे। हमारे भावेश भाई अभी देख करके आए हमारे खेतों को भी। वहाँ हमारे खेतों में जो रासायनिक खेती करते हैं आप लोग, उससे ज़्यादा पैदावार हम लेते हैं। हमारा खर्चा न के बराबर है, पानी का खर्च भी बिल्कुल आधा है। अब ये खेती हम पूरे देश में और गुजरात में, कल मेरी प्रांतीय स्तर की मीटिंग थी राजभवन में, तो कृषि विभाग के लोगों ने आंकड़ा दिया, कल ही 9 लाख खेडूत इस समय गुजरात में प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर चुके हैं। 9 लाख। और अगले 2 साल में हमारा मिशन है कि हम पूरे गुजरात को जहर मुक्त प्रांत बना सकें और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना सकें। जैसे हर चीज में गुजरात नंबर 1 है, उसी प्रकार से प्राकृतिक खेती में भी नंबर 1 बने। भाई और बहनों, आजकल जितनी बीमारियां हम संजोए हुए हैं, आप सबसे मैं पूछता हूं, जब ये रासायनिक खेती नहीं थी 50 साल पहले, कौन कैंसर को कौन जानता था? डायबिटीज को कौन जानता था? हार्ट अटैक कौन जानता था? पेनक्रियाज फेल हो गई, किडनी फेल हो गई, किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, और ये पानी की बोतलें हाथ में लिए फिरते हैं। 20 साल पहले कहीं पर भी पानी पी लेते थे, आज पानी भी हम पी नहीं सकते। हवा लेने लायक बची नहीं। धरती माँ में इतना जहर डाल दिया कि धरती जहर ही वापस दे रही है। आज जो हम और आप खा रहे हैं, चाहे माँ का दूध है उसमें भी यूरिया मिल रहा है, गाय भैंस के दूध में भी यूरिया है, और 24% 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए नीति आयोग की रिपोर्ट है, रासायनिक खेती जिम्मेदार है। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जो यूरिया डीएपी हम खेतों में डालते हैं, खेडूत भाई, जब आपका यूरिया डीएपी खेत में आप फेंकते हैं तो उसका नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो नाइट्रस ऑक्साइड नाम की एक गैस पैदा होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से 312 गुना ज़्यादा खतरनाक है। समझो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी जहरीली चीज जो ग्लोबल वार्मिंग को 60% जन्म देती है, लेकिन ये यूरिया डीएपी डालने वाले तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी 312 गुना ज़्यादा पर्यावरण को खराब करते हैं। और इसका परिणाम अभी देख रहे हो आप। अभी तमिलनाडु में बाढ़ आई 15 दिन पहले, एक दिन में इतनी बारिश बरसी जो एक साल में पानी बरसना चाहिए। गुजरात में पिछले साल में 2 तूफान हम देख चुके हैं। अब इधर बंगाल की खाड़ी आंध्र की तरफ अभी आके गया है, और कल आपने जापान का हाल देखा है, कितना बुरा हाल, सब तबाह हो गया। और आने वाले समय में यदि हम नहीं संभले, हमने पर्यावरण को नहीं बचाया, पानी का संरक्षण नहीं किया और
प्राकृतिक खेती से नहीं जुड़े तो ये सब बीमारियां और आपदाएं बढ़ने वाली हैं। साइंटिस्टों की रिपोर्ट है अगले साल में 1.5% तक गर्मी बढ़ने वाली, तापमान बढ़ने वाला 1.5 डिग्री और तापमान बढ़ेगा। धरती जल उठेगी, खेतों का उत्पादन खत्म हो जाएगा, ग्लेशियर के पहाड़ 10 गुनी स्पीड से पिघल रहे हैं और उसका परिणाम ये समुद्र किनारे बसी हुई दुनिया सारी समुद्र में तबाह हो जाएगी। ये बहुत भयानक चुनौतियां हमारे सामने हैं। तो प्राकृतिक खेती से न उत्पादन कम होता है, न उसमें खर्चा लगता है, पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, पानी भी बचेगा, आपका धन और देश का धन भी बचेगा। आपको जानकारी होनी चाहिए 2.5 लाख करोड़ प्रति वर्ष हम विदेश को देते हैं और बदले में यूरिया डीएपी का जहर खरीदते हैं। पैसा दे के जहर खरीदते हैं और धरती को जहरीला बनाते हैं डाल करके। और कितना जहर पड़ता है। कल ही हमारी मीटिंग हुई राजभवन में और उसमें एक खेडूत ने बताई कहानी, आलू जो आप खाते हैं खुश होके, इस आलू में उस खेडूत ने 1 बीघा में 15 थैले यूरिया डीएपी के डाले, 15 थैले। अब आप सबसे मैं पूछता हूं, 1 बीघा में 15 बोरे यूरिया डीएपी के पड़ेंगे और वो आलू जो खाएगा तो कैंसर हुए बिना बच सकता है क्या? उसको कौन रोकेगा बीमारी से? और ये सब में यही हालत है। हरित क्रांति जब शुरू इस देश में हुई भाई और बहनों 60 के दशक में, तो स्वामी नाथन, डॉक्टर मैंने जैसे लोगों ने 1 हेक्टेयर में 13 किलो नाइट्रोजन डालने की सिफारिश की थी। 13 किलो 1 हेक्टेयर में, 2.5 एकड़ में। और अब खेडूत 1 बीघा में 15 थैले बोरे डाल रहा है। आप सोचो क्या खा रहे हैं सब। आज पिछले दिनों आपने देखा, आंकड़े हैं गुजरात के, 28 बालक 12वीं क्लास से जो नीचे थे, 28 बच्चे 1 महीने में हार्ट अटैक होके मरे हमारे गुजरात में। ये हाल हो रहा है। तो आप प्राकृतिक खेती की ओर लौटो। ये जैविक खेती नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग में उत्पादन नहीं होता, मेहनत भी कम नहीं होती और खर्चा भी कम नहीं होता। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग श्रीलंका ने की, भूखा मर रहा है। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग भी भारत की नहीं, विदेशी पद्धति है। इसमें जो हड़सिया वो हमारा नहीं, विदेश से लाया जाता है। वो हड़सिया गोबर खाता, मिट्टी नहीं खाता है, शरीर से हैवी मेटल छोड़ता, बीमारियां पैदा करता है। लेकिन मैं जो खेती कराता हूं वो शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय से, कांकरेज, गिर, साहिवाल, राठी, थारपारकर, जो भारतीय नस्ल की गाय हैं, उन्हीं में क्वालिटी, उसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु, जो धरती में मेलवन का काम करके मैं जो खेती का प्रचार करता हूं वो सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है, वो हड़सिया की खेती है। वो अपने आप ही नाइट्रोजन, फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर सब अपने आप धरती से पैदा करते हैं। और 78% नाइट्रोजन जो हवा में है, ऐसे सूक्ष्म जीवाणु गौ माता के पेट में भगवान ने दिए, जो आकाश से नाइट्रोजन को खींचते हैं और उसका भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं। अलग से ये नाइट्रोजन डालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अंतिम बात, आप जंगल में गए होंगे, आप सबसे मैं पूछता हूं, जंगल में हजारों प्रकार के पेड़ हैं, जंगल में जाकर बताओ यूरिया कौन डालता है, डीएपी जंगल में कौन डालता है, कीटनाशक, जंतुनाशक कौन डालता है, वहाँ पानी देने कौन जाता है, वहाँ गोबर की खाद कौन डालता? कोई भी नहीं। और परिणाम,
जंगल का पेड़ जब फल लगने का समय आता तो फलों से लद जाता है। जंगल के पेड़ के किसी पत्ते को तोड़ो और प्रयोगशाला लेबोरेटरी में लेके जाओ, उसमें एक भी तत्व की कमी नहीं मिलेगी। उसमें जितना फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर जो चाहिए सब कुछ उसमें है। आप सबसे मैं पूछता हूं, जब भगवान की प्रकृति जंगल में सारे काम खुद करती है तो हमारे खेत में क्यों नहीं करेगी? जो नियम जंगल में काम करे वही नियम हमारे खेत में काम करे। इसका नाम है प्राकृतिक खेती, इसका नाम है नेचुरल फार्मिंग। समझ में आ गई बात? ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में टनों गोबर की खाद डाली जाती है। जब गोबर की खाद ज्यादा पड़ेगी तो उसमें मीथेन जैसी गैस पैदा होंगी, और मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 20 से 22 गुना ज्यादा खतरनाक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है, और रासायनिक खेती तो 312 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो इससे हटके कभी फिर यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम खेडूत का हम अलग करेंगे। इसके लिए मैं भावेश भाई को निवेदन करूंगा, इनकी बहुत बड़ी टीम है, और ये खेडूत का अलग एक कार्यक्रम करके मैं उसमें आऊँगा, और फिर इस विषय पर आपको सारी टेक्निक और ट्रेनिंग दिलवाएंगे और इसको काम को बढ़ाएंगे। तो मैं लंबी चर्चा न करते हुए आज के इस पावन अवसर पर यहाँ के मैनेजमेंट को, यहाँ के सारे प्रशासन व्यवस्था को इस शताब्दी महोत्सव पर बधाई इस आशा के साथ दे रहा हूँ कि आप इस गुरुकुल को जिस भावना के साथ हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसकी स्थापना की थी, हमारे उन महापुरुषों ने इसकी स्थापना की थी, पुनः उसी बुलंदियों पर यह संस्था जाए और यहाँ भारत का भावी बालकों का निर्माण हो, संस्कारवान बच्चों का निर्माण हो, पढ़ाई की दृष्टि से भी ये सबको मात देने वाले हों, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हों, वैचारिक रूप से भी उन्नतशील हों, और जितने लोग यहाँ पर आए हैं आर्थिक रूप से इस गुरुकुल को मदद करें, आगे बढ़ाने में भी सहयोग करें, और यहाँ की व्यवस्था एक परिवार की तरह चलनी चाहिए। ग्रुपिज्म, खींचातानी, लड़ाई झगड़े घर में होंगे वो घर नहीं बस सकता। जिस देश में झगड़े होंगे वो देश नहीं बसेगा। जिस समाज में एकता नहीं वो समाज नहीं बसेगा। अभी वेद के मंत्र तो बुलवाए शास्त्री जी ने, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपासते। वेद का मंत्र कहता है मनुष्यों, तुम आपस में मिल करके रहो, एक दूसरे का सहयोगी बनो। शत्रुता कभी भी विकास का कारण नहीं बन सकती, वो विनाश का कारण बनती है। जैसे हमारे बड़े लोग मिलकर रहते थे, संयुक्त परिवार व्यवस्थाएं थी, आज वो लुप्त हो रही हैं। मैं बधाई देता हूँ, ढोलकिया फैमिली को मैंने देखा, इनके कार्यक्रम में मैं गया। आज के इस जमाने में 2200-2300 लोग इनके परिवार के हैं, जो आज भी संगठित परिवार है, इकट्ठे होते हैं वर्ष भर में। जहां 3-3, 4-4 भाई वहां इकट्ठा कार्यक्रम चलता। कितनी ये एक प्रेरणा है लोगों के लिए। ये लवजी भाई, लालजी भाई, ये सब एक आदर्श परिवार के लोग हैं। ऐसे एक नहीं, इस प्रदेश में बहुत लोग इस काम पर हैं, और ये है धार्मिक भावना का कारण, अध्यात्म से जुड़ने का कारण, निर्व्यसनी जीवन का कारण, और ये सारे तरह के बालकों का निर्माण इन गुरुकुलों से होता है। गुरु का कुल एक माता पिता का कुल है, लेकिन ये गुरु का कुल जिसमें परिवार की तरह बच्चे रह कर के अपना समग्र विकास करते हैं, तो ऐसा ये संस्थान बुलंदियों पर जाए, आगे बढ़े और इस देश को आगे बढ़ाए। आपको जानकर प्रसन्नता होगी,
मैंने एक गुरुकुल कुरुक्षेत्र संभाला था। आज उसी से 5 गुरुकुल हमारे चलते हैं इस समय। एक बेटियों का है और 4 बेटों के हैं। 5 एक गुरुकुल से 5 गुरुकुल इस समय बने हैं। तो आप भी इसको बढ़ाओ परंपरा को, और जो सहयोग होगा मैं यहीं पर हूँ। आप जैसी भी ड्यूटी लगाओगे मैं आपके साथ हूँ। इस अवसर पर मैं इन दानी दाताओं का सबको भी साधुवाद देता हूँ, सबका धन्यवाद भी करता हूँ। एक आर्य परिवार के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के नाते आपने मुझे बुलाया, बातचीत करने का अवसर मिला। सबके लिए मेरी बहुत मंगल कामना, शुभ कामना। सबके घरों में सुख हो, शांति हो, अध्यात्म हो, भाईचारा हो, एकता हो और सुख और शांति का आवास हो। मंगल कामना। धन्यवाद। આભાર સર, આભાર. આપણે રાષ્ટ્રગાન તરફ જવું છે, પણ એ પહેલાં સર આપણા લવજીભાઈના ગોવિંદ બાપાના ભત્રીજા રાહુલભાઈ, એમના તરફથી 51 લાખ રૂપિયા એમના ભત્રીજા અહીંના વિદ્યાર્થી છે, એમના તરફથી 51 લાખ રૂપિયા મળે છે. એ સિવાય ઘણી બધી લાંબી લિસ્ટ છે, હું રાષ્ટ્રગાન પછી ચોક્કસ રજૂ કરીશ. અને તમામ બાકીના મહાનુભાવોને પણ બેસવાનું છે, દાતાઓને, શ્રેષ્ઠીઓને. પણ આપણે બધા આન બાન શાન અને સન્માનથી રાષ્ટ્રગાન માટે બધા જ પોતાની જગ્યાએ ઊભા થઈ જશું. બધા જ પોતાની જગ્યાએ, બચ્ચાઓ પણ, જ્યાં ચહલપહલ બિલકુલ બંધ, બધા જ સાવધાનની પોઝિશન પ્લીઝ. ચહલપહલ પ્લીઝ, જ્યાં છો ત્યાંથી, સામે બેઠેલા પણ પ્લીઝ. માં ભારતીના ચરણોમાં અનબાન શાન અને સન્માનથી રાષ્ટ્રગાન ગાવું છે, પ્લીઝ. સ્કોટ સાવધાન. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे. शुरू कर. जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की.